साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की जो सीरीज चला रखी है अपन ने, उस सीरीज के क्रम में अपन जो सेल बायोलॉजी यूनिट को अपन ने कंप्लीट किया है और आज सेल बायोलॉजी का टेस्ट होने वाला था। पर टेस्ट से पहले एक दिमाग में आया कि क्यों ना हम ऐसा एक सेशन लेके आए जैसा आपने थंबनेल में देखा है, जिससे मैं ये बता पाऊँ कि जो सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है या अदर किसी एग्जाम में सेल बायोलॉजी में अब तक कौन से अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो वो आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया भी लगेगा कि अब तक वीडियो में अपन ने क्या देखा, क्या सही हो रहा है, क्या अपन पढ़ रहे हैं। और उसके बाद में आपको टेस्ट देने में भी थोड़ी आसानी रहेगी, क्योंकि कुछ प्रश्नों का आपके क्या हो जाएगा, एक क्विक रिविजन हो जाएगा और आपको एनालिसिस हो जाएगा कि इस प्रकार से प्रश्न ही आते हैं। तो आपका ये चैनल है, देखो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी। अभी तक आपने अगर इसको एक्टिव नहीं किया है तो जो टेलीग्राम पे जाएं और आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी लिखें, कोष्टक में संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस लिखा हुआ आएगा और वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर लें। अगर आप कोई डाउट रखते हैं, कोई आपके डाउट है, तो आप पर्टिकुलर क्या कर सकते हैं, मेरे को मैसेज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं, संत कृपा बायोलॉजी क्लासेस लिखिए टेलीग्राम में, तो वो मैसेज मेरे पास डायरेक्ट पहुँच जाएगा। ठीक है, देखते हैं। मुख्यतः मैंने दो तरह के एग्जाम के पेपर लिए हैं। आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि आपने अब तक सेल बायोलॉजी में क्या सीखा, कितना का आपको आता है। आप थोड़ा सा एनालिसिस करना, खुद अपने आप में जज करना कि आपको आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड लेते हैं। फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सेकंड ग्रेड के भी कुछ क्वेश्चन है जो सेल बायोलॉजी से आए हुए हैं, उनको भी अपन देखते हैं। देखो ये मैंने पेपर आपको डाल रखे हैं, आप डायरेक्ट वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक एनालिसिस करके तैयारी करवा देता हूँ क्या है इन पेपरों की। देखिए सबसे पहले अपन लेते हैं 2011 का जो सेकंड ग्रेड का पेपर लगा था। उस 2011 के सेकंड ग्रेड के पेपर में देखो, ये आरपीएससी का पेपर है 2011 का सेकंड ग्रेड का। उसमें जो पहला ही पेपर है वो सेल बायोलॉजी का है। जीवद्रव्य शब्द का प्रतिपादन किसने किया? मैंने आपको बता रखा है, आपने पढ़ रखा है। जीवद्रव्य शब्द का प्रतिपादन किया था किसने? सबको पता होगा, आंसर अपने दिमाग में आ जाना चाहिए। क्या आंसर दोगे? 4 नंबर पुरकिंजे। दूसरा भी क्वेश्चन देख सकते हो आप, यदि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का क्रम ATTGGC है, तब इससे बनने वाले एमआरएनए के न्यूक्लियोटाइड का क्रम क्या होगा? ये भी आप बता सकते हो। हालांकि अपने सिलेबस में रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन नहीं है, इसलिए अपन इसको जो स्किप करते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, सेल बायोलॉजी का ही है। लाइसोसोम में क्या पाया जाता है? लाइसोसोम सेल ऑर्गेनल अपन ने क्या पाया जाता है, उसमें अपन ने देखा था। तो लाइसोसोम के अंदर देखो क्या क्या हो सकते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, ऑक्सीडेटिव एंजाइम, रिडक्टिव एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, उपरोक्त सभी एंजाइम। तो मुख्य इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोसोम के अंदर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अपन ने देख लिया। ये जो आपके जो फर्स्ट यूनिट था उसका क्वेश्चन था। आगे देखो, इसमें जो ये क्वेश्चन है आपसे संबंधित ही है। अभी अपन ने पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर, आरएनए के अंदर क्लोवर लीफ मॉडल में टीवाईसी लूप का संबंध किससे है? किससे है? 3 नंबर वाले टीआरएनए से इसका संबंध है। ये आपने देखा क्वेश्चन। और क्वेश्चन देखते हो, रेबीज वायरस का आनुवंशिक पदार्थ है। ये क्वेश्चन अलग आया है, इसको आप नोट कर लीजिए। जो अपन ने नहीं किया है, बहुत सारे वायरस जो किताब में दे रखे हैं वो कर रखे हैं, लेकिन एक अलग से है क्वेश्चन, तो बढ़िया है, याद कर लीजिए इसको। तो रेबीज के अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, वायरस है तो लगभग आरएनए होगा, पर डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड की बात करें तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है किसके अंदर? रेबीज के अंदर। आगे देखो 15वां क्वेश्चन भी बहुत सरल प्रश्न है। 80S राइबोसोम की उप इकाइयों के नाम, ये भी अपन ने लास्ट वाले टॉपिक में भी देख लिया था, आरएनए के अंदर भी। तो 80S है, उसकी 2 यूनिट हैं, सब यूनिट कौन कौन सी बढ़ती हैं? 40 और 60। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 2 नंबर। एकदम सरल प्रश्न है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आगे देखो, एक प्रश्न और आया हुआ है, निम्न में से किस में डीएनए नहीं पाया जाता? इन चारों में देखो डीएनए, देखो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि रिपीट हो रहे हैं, अभी रिपीट हो रहे हैं। तो इतने सारे पेपरों में रिपीट हो रहे हैं, तो आप वाले पेपर में भी आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें तो मान के चलो इन्हीं में से 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आज आपने वीडियो बढ़िया देखा है तो आपको यहीं से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। निम्न में से किस में डीएनए नहीं पाया जाता? केंद्रक में डीएनए होता ही है, बताइए आपको, मेन डीएनए तो वहीं होता है। बैक्टीरिया में डीएनए होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है, बैक्टीरिया के अंदर डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए तो होता ही होता है। तो किस में नहीं पाया जाता? राइबोसोम के अंदर डीएनए नहीं पाया जाता, राइबोसोम में डीएनए एब्सेंट होता है। ये 2011 का पेपर है
और 2011 के पेपर के अंदर ये मुख्यतया जो 5 सवाल हैं वो सीधे सीधे सेल बायोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो इन 5 सवालों को आपने अगर पहले के वीडियो देखे हैं तो इजीली आप क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, कोई समस्या आने वाली बात नहीं है। आगे पढ़ते हैं। 2013 सेकंड ग्रेड का ही, फर्स्ट ग्रेड के और ही मजेदार प्रश्न होंगे, देखना आपको मजा आएगा करके। 2013 में अपन पहुंचते हैं। पहला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इनमें से सही कथन बताना है। क्या बताओगे? समस्त सजीव कोशिकाओं में सुगठित केंद्रक होता है। ये बात तो गलत है, सभी में सुगठित केंद्रक नहीं होता। दूसरी बात देखो, जंतु व पादप दोनों की कोशिकाओं में सुस्पष्ट कोशिका भित्ति होती है। ऐसा नहीं होता, जंतु के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तीसरी बात क्या हो सकती है? असीम केंद्र की जीवों में कलायुक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। प्रोकैरियोट में कलायुक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। इस पर थोड़ा विचार कर सकते हैं। और लास्ट वाली बात देखो, नवीन कोशिकाओं का निर्माण अजैव पदार्थ से नए सिरे से होता है। ये बात भी गलत है। तो यहाँ पर जो रियल में जो सही कथन है वो कौन सा है? 3 नंबर का है, प्रोकैरियोट में जीवों में कलायुक्त कोशिकाओं का अभाव होता है। आगे प्रश्न देखो, दूसरा नंबर का, कोशिका चक्र के विभिन्न प्रकारों का सही क्रम कौन सा है? कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप आसानी से बता सकते हो। सबसे पहले कौन सा आता है? G1 आता है, उसके बाद क्या आता है? S आता है, फिर G2 और फिर M। तो इसका पहला ही आंसर हो जाएगा G1S G2M। S में प्रोटीन जो आपके उसका रेप्लिकेशन होगा तो उसकी तैयारियां G1 में होगी और बाकी काम की तैयारियां G2 में हो जाती हैं। ये वाली प्रक्रिया है। 1 2 3 प्रश्न इस प्रकार से लगातार ही हैं ये। आगे देखो, एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट समूह शर्करा अणु संलग्न रहते हैं। अभी ताजा ही पढ़ा है। एक न्यूक्लियोटाइड है, उसके अंदर फॉस्फेट और शर्करा, मतलब वो फॉस्फेट है और शर्करा है, उनके बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो वहां पर देखा जाएगा कौन सा? तीसरे के अंदर 2 सा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, वो यहाँ पर नाम दिया हुआ है। तो आपको याद रखना है तीसरे के अंदर दूसरा बॉन्ड याद रखना है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं अपन। मैंने जो आपको आए जो प्रश्न है सेल बायोलॉजी के, केवल उन्हीं को फोकस किया है क्योंकि अभी अपन उन्हीं को लेने वाले हैं और उसके बाद में अपन सभी प्रश्नों को करेंगे, एक एक करके पेपर पूरा सोल्व करवा देंगे। आपको डरने की आवश्यकता ही नहीं है। एक क्वेश्चन और ले लीजिए। कोशिका भित्ति आ गया तो ले लिया। ये हड्डियों तक कुछ कवचों में प्रयुक्त होने वाला तत्व है। क्या पाया जा सकता है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन और कॉपर। तो सबको पता है कैल्शियम पैक्टेट की बनी हुई कोशिका भित्ति होती है। हड्डियों में कैल्शियम होता ही है और कुछ कवची में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। इस प्रकार से ये जो 3-4 प्रश्न हैं वो कहाँ से रिलेटेड हैं? 2013। मैन मजा आएगा तब आपको अपन फर्स्ट ग्रेड वाले पढ़ेंगे। अभी तो एकदम थोड़े थोड़े प्रश्न चल रहे हैं, इनको आप देख लीजिए। 2016 की जो सेकंड ग्रेड हुई थी उसके अंदर देखो प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा कोशिका में वसा के संश्लेषण का प्रमुख स्थल है? ये प्रश्न बहुत बढ़िया है, आ सकता है। वसा का प्रमुख रूप से संश्लेषण कौन करता है? आप सबको पता है SER। 2 प्रकार के राइबोसोम होते हैं, रफ और कौन से? स्मूथ। ठीक है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर किसका निर्माण होता है? आपके वसा का। और रफ वाले पर प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण होता है। तो आपको 5वें प्रश्न में उत्तर याद रखना है क्या? SER। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, एक जो प्रश्न है वो सीधा सीधा बता रहा है निम्न में से कौन सी अनअपापचयी शर्करा होती है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है इसलिए इसको याद कर लेना जरूरी है। और वो कौन सी है? सुक्रोज। सुक्रोज ऐसी है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आती है। अगर आपने नोट्स में ये बात नहीं लिखी हुई है, शायद नहीं लिखी हुई होगी, तो क्या करना आप यहाँ पर नोट कर लेना कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सी है? वो है आपके सुक्रोज। आगे देखें, जीवाणुओं में कौन सा अंग माइटोकॉन्ड्रिया के समवर्ती अंग है? माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु में नहीं पाया जाता, लेकिन जीवाणु में कौन सा अंग है जो माइटोकॉन्ड्रिया के समान काम करता है? और वो सबको पता है कौन सा? मीजोसोम। मीजोसोम में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है क्योंकि उसमें रेस्पिरेटरी जो कार्य है वो कंप्लीट किए जाते हैं। आगे देखो, सेकंड ग्रेड जो 2018 की लगी थी, उस सेकंड ग्रेड 2018 के अंदर का पेपर में देखते हैं अपन। इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। मैंने केवल वही क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके सिलेबस को कवर कर रहे हैं, बाकी तो क्वेश्चन तो बहुत सारे आते हैं। निम्न में कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया में गठित नहीं होता? माइटोकॉन्ड्रिया में कई कार्य होते हैं, इनमें से कौन सा नहीं होता? क्रेब्स चक्र तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में,
एटीपी का संश्लेषण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मतलब ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया है वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होती। प्रत्येक गुणसूत्र में डीएनए के अणुओं की संख्या होती है, ये बताना आपको। तो एक गुणसूत्र में डीएनए की संख्या एक ही होती है, वही डीएनए कंप्लीट होता है, एक डीएनए होता है इसके अंदर, ये वाली बात हो गई। आगे देखो, निम्न में से कौन से अर्धसूत्री विभाजन में होते हैं किंतु समसूत्री विभाजन में नहीं? नीचे दिए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। इन चारों कामों में से कौन कौन से काम हैं जो कि अर्धसूत्री विभाजन में होते हैं परंतु समसूत्री विभाजन में नहीं होते? तो देखो, स्वतंत्र अपयूहन, समजात गुणसूत्र का पृथक्करण, जीन विनिमय और समजातों का सिनेप्सिस, ये सारे के सारे काम देखे जाएं तो किस में होते हैं? अर्धसूत्री विभाजन में होते हैं। समसूत्री विभाजन में कोई काम नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, देखो 99 क्वेश्चन पे, आपके सेल्फ रेप्लिकेशन स्व प्रतिकृतिकरण में सक्षम छोटे वर्ताकार डीएनए अणु क्या कहलाते हैं? और उनको कहा जाता है क्या? प्लाज्मिड। ये ऐसा समझ लो, जो छोटे जीव हैं बैक्टीरिया वगैरह, उसके अंदर जो मेन डीएनए है उसके अलावा जो डीएनए होता है उसको क्या कह सकते हैं अपन? प्लाज्मिड कहा जा सकता है, उसको प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, और अब देखें एक प्रश्न और है यहाँ पर, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? गोल्जी बॉडी का काम बताना आपको। तो गोल्जी बॉडी का काम है कि मॉडिफिकेशन करेगी, वो ग्लाइकोसाइलेशन की प्रक्रिया होती है, प्रोटीन में रूपांतरण, क्योंकि प्रोटीन वगैरह बनाए किसने हैं? प्रोटीन बनाए हैं आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बनाए प्रोटीन का मॉडिफिकेशन करना, उनमें कार्बोहाइड्रेट ग्रुप का जोड़ना, ये कहलाता है ग्लाइकोसाइलेशन। और ये प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है? गोल्जी बॉडी के द्वारा की जाती है। ये सारे क्वेश्चन है अपन एक रफली देखे हैं, किसमें हैं? वो आपके आए हुए हैं 2nd ग्रेड के अंदर। अब देखो महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्रम चलेगा, जो आपके लिए आपने अभी तक पढ़ा है उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और आप एक एक करके ढंग से समझना। जो मैंने आपको 2nd ग्रेड के अलावा 1st ग्रेड के जो पेपर भेजे थे वो यहाँ पर ज़्यादा हैं, वो काम के हैं, वो ज़रूरी हैं। उनमें अपन ये देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन किस किस क्रम में आए हुए हैं। ध्यान से समझना इसको। देखो, अगर आपने वीडियो पहले देखे हैं सारे सेल बायोलॉजी के सभी कंटेंट आपने ढंग से देखे तो शानदार लगेगा आपको ये वीडियो सेशन, और आपको लगेगा कि ऐसे प्रश्न आते हैं, इसका मतलब तो अपन सेल बायोलॉजी में बहुत अच्छे प्रश्न निकाल सकते हैं। कुल 55 प्रश्नों का संकलन है इसमें, जो कि अब तक आए हुए हैं। आपकी तैयारी को 4 चांद लगा देंगे। देखो गजब के प्रश्न है ये। 2011 का दूसरा प्रश्न देखो, कार्ट व्हील संरचना क्या दर्शाती है? कौन से कोशिकांग की याद आती है अगर आपको किसी ने कहा कार्ट व्हील संरचना? तो आपको सीधी सीधी बात है, याद किसकी आएगी? सेंट्रियोल की। सेंट्रियोल के अंदर कार्ट व्हील संरचना, बैलगाड़ी के पहिए जैसी संरचना होती है, अपने को याद आती है। 9वां प्रश्न देखो, बैक्टीरिया में पाए जाने वाले राइबोसोम का अवसादन गुणांक कितना होता है? जो बैक्टीरिया में राइबोसोम पाया जाता है उसका अवसादन गुणांक कितना? 70 है। बैक्टीरिया का मतलब प्रोकैरियोट। यूकैरियोट की बात करते तो कितना हो जाता? 80S। 60S है 80S की एक यूनिट का नाम है, और 55S है ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले का क्रम है। ठीक है, यहाँ से सबको आपको ढंग से प्रश्न को देख लेना है, इसमें कई सारी बातें निकल के आती हैं, वो भी अपने को याद रखनी है। आगे देखो 33वां प्रश्न देखो, मनुष्य गुणसूत्रों में किस समूह में वाई गुणसूत्र पाया जाता है? ये क्वेश्चन आने लायक नहीं है, पर फिर भी डाल दिया तो अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 33वां प्रश्न है, उसका है जी। कई ग्रुप हैं, उसके अंदर जो अपना वाई गुणसूत्र है ह्यूमन का, नर का, उसके वाई गुणसूत्र को जी जो है वो आपके समूह है उसके अंदर डाला गया है। जी समूह के अंदर उसको डालते हैं, शामिल करते हैं। आगे प्रश्न देखो, स्टोन प्रोटीन में अधिकता होती है, मतलब स्टोन प्रोटीन के अंदर क्या अधिकतम पाया जाता है? अपन ने प्रोटीन वाला टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें मैंने बताया था कि आपके एक प्रोटीन होता है स्टोन प्रोटीन, और उसके अंदर क्या पाया जाता है? आर्जिनिन और लाइसिन ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि आर्जिनिन और लाइसिन क्या है? बेसिक प्रोटीन है। बेसिक होंगे तो काम क्या करेंगे? बेसिक प्रोटीन होंगे तो क्या एसिड के साथ जुड़ेंगे, और एसिड कौन है यहाँ पर? एसिड का मतलब डीएनए और बेसिक का मतलब प्रोटीन, और डीएनए और प्रोटीन मिलकर, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर किसका निर्माण करते हैं? न्यूक्लियोसोम का निर्माण करते हैं। तो जब न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए डीएनए को जिन प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है, जो प्रोटीन अधिकतम होते हैं वहां पर, वो होते हैं आर्जिनिन और लाइसिन, और ये मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ये आपके हिस्टोन ऑक्टामर का निर्माण करते हैं। और हिस्टोन की यूनिटें मिलकर किसका फॉर्मेशन करती हैं? आपके न्यूक्लियोसोम, और न्यूक्लियोसोम से सोलेनॉइड संरचना बनती है और डीएनए की पैकिंग होती है। डीएनए पैकेजिंग अपने सिलेबस में नहीं है, इसलिए इसको अपन ने छोड़ दिया था, पर इतनी बातें अपन कर चुके पहले। डेस्मोसोम का संबंध किससे है?
कोशिका विभाजन से बिल्कुल नहीं है। पादप कोशिका आसंजन से नहीं, उसमें प्लाज्मोडेस्माटा आता है। जंतु कोशिकीय आसंजन से, एनिमल सेल एडेशन, एनिमल की कोशिकाएं एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, जुड़ाव होता है, तो जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं डेस्मोसोम। प्लाज्मोडेस्माटा में आएगा आपके पादप कोशिका आसंजन। आगे देखो, डीएनए का खंड जो क्रॉसिंग ओवर में भाग लेता है, जीन विनिमय कहाँ होता है पता है आपको? किस अवस्था में? पैकेटिन अवस्था में। पैकेटिन अवस्था में जो क्रॉसिंग ओवर होता है उसके अंदर जो भाग लेता है वो, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हुआ ना अलग से, तो उसको क्या बोल दिया? रेकोन बोल दिया, जो क्या करेगी उस प्रक्रिया में भाग लेगी। सिस्टोन यूनिट बताइए आपको, म्यूटोन किसमें म्यूटेशन हो गया, और ओपेरोन का मतलब 2 से 4 5 जीनों का समूह है जो किसी पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, वो क्या होते हैं? ओपेरोन होते हैं। आगे देखो, 49%। यदि एक दंपति के 4 लड़कियां हैं, 5वें बच्चे के लड़का होने के प्रतिशत संभावना कितनी है? सब बता देंगे, आराम से बता देंगे कि लड़का या लड़की होने की संभावना 50% है। अब वो चाहे 5वां हो चाहे 50वां हो, संभावना कौन सी रहेगी? 50% ही रहेगी। तो 49 के अंदर आ जाएगा 50%, मतलब दूसरा आंसर सही हो जाएगा। 50वां प्रश्न देखो, एक द्विसूत्री डीएनए में 18% साइटोसिन है, दूसरे क्षारों का प्रतिशत क्या होगा? परसेंटेज क्या होगा? 18% क्या है? 18% सी है, और सी के साथ कौन जुड़ता है? आप सबको पता है, जी जुड़ता है। तो जी भी कितने हो जाएंगे? 18। तो 18 तो काम हो गया। तो पहले देख लो, जी और सी, 18 36 36, अब कितने बच गए? 36 कितने, मतलब 100 में से 36 निकाला, कितना बच गया? 64 बच गए। 64 के आधे कर दो, ठीक है। 32 जो हैं, तो 32 एडेनिन है और 32 थाइमिन है, 18 ये दोनों हैं। ऐसे करके जिस ऑप्शन में आते हैं वो ऑप्शन सही हो जाएगा। और ऐसा कौन सा है? 3 नंबर का। एडेनिन 32, थाइमिन 32, ग्वानिन 18, साइटोसिन अगले ने दे ही रखे हैं। ठीक है जी, ये प्रश्न हो गया। निम्न में से किस में डीएनए नहीं होता? इनमें से डीएनए किस में नहीं पाया जाता? तो देखो, केंद्रक विहीन अंडाणु आपकी परिपक्व स्तनीय आरबीसी में, और शुक्राणु के अंदर, और फर्स्ट और सेकंड दोनों में, और शुक्राणु के अंदर। तो 51 का आंसर हो जाएगा 2 नंबर, इसमें नहीं पाया जाता, इसके अंदर डीएनए है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, आगे देखो, इसमें इसके कारण से थोड़ा सा अंतर आ रहा है, बाकी ये भी अगर हिंदी और इंग्लिश का थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी 1% इसका उत्तर है, ये सही है। ये जो आपके है 2011 वाला है। अब 2011 के अंदर जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपके 3, 2, 5 और 2, 7 और 2, 9 क्वेश्चन आए हुए हैं। और आराम से आप मेरे हिसाब से, अगर आपने यूनिटों को पढ़ा है तो ढंग से, तो इन 9 क्वेश्चनों के उत्तर आपके पूरे के पूरे 9 सही हो सकते हैं। सेल बायोलॉजी के पूरे प्रश्न आपके सही होंगे, एग्जाम में आएंगे जो, अगर आपने ढंग से यूनिट को देखा है और उसके बाद में प्रश्न अभी कर रहे हो। और बाकी बची कुछ ही मैं जो है कसर आपकी कर दूंगा पूरी, कब? जब मैं टेस्ट लूंगा। टेस्ट के अंदर और बढ़िया क्वेश्चन करके आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ऐसा कुछ करेंगे अपन। देखो, निम्नलिखित जीवों में से असीम केंद्र की कोशिकाओं के उदाहरण कौन से हैं? आपको क्या बताना? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था, तो प्रोकैरियोटिक की आपको क्या बताने हैं? एग्जाम्पल बताने। इनमें से प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कौन सी है? देखो, रेड एल्गी आ गई तो प्रोकैरियोटिक नहीं है। फंजाई आ गई, प्रोकैरियोटिक नहीं है। ब्राउन एल्गी आ गई, प्रोकैरियोटिक नहीं है। तो बचा क्या? जीवाणु और माइकोप्लाज्मा। जीवाणु और माइकोप्लाज्मा को अपन प्रोकैरियोटिक सेल में इंक्लूड करते हैं। पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। आगे देखो, कोशिका विभाजन के समय कोशिका पटलिका का निर्माण हेतु कौन सा सेल ऑर्गेनल उत्तरदायी है? मध्य पटलिका, कोशिका भित्ति की पहली परत, इसको बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन बनाता है इसको? तो देखो, इसका जो पर्टिकुलर आंसर आ जाएगा वो 3 नंबर है। आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए अगर ये दोनों आ जाए तो गोल्जी बॉडी आप इसका क्या करोगे? आंसर कर दोगे। परंतु अगर कई बार क्या होता है कि केवल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आए तो आप उसको टिक कर दोगे, पर इसका पर्टिकुलर आंसर जो किताब मतलब जो आरपीएससी मान रही है वो है आपके गोल्जी बॉडी में। आंसर की आरपीएससी वाली बता रहा हूँ, सीधी की सीधी जो आई हुई है। आगे देखो, इन मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट 5 सब स्टेजेस हैं, उनके क्रम बताने आपको, सबको पता ही है, मैंने बताया था। ला, जरा, पिला, दे, दवा, ये क्रम था। लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लेटिन और डाइकाइनेसिस। तो एक क्रम जिसके अंदर है वही आंसर आ जाएगा। तो 16वें के अंदर क्रम किस में है? ये वाला है, चौथे में। लेप्टोटिन है सबसे पहले, ये कर लेना आप। लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैकेटिन, डिप्लोटिन और डाइकाइनेसिस। सीधा सीधा आंसर दे रखा है। आगे देखो, निम्न में से कौन सा कोशिकांग एकल जीव द्रव्य कलायुक्त होता है? कोशिकांगों को अपन ने 3 भागों में बांटा था। एक ऐसा जो सिंगल मेम्ब्रेन है,
एक ऐसा जो डबल मेम्ब्रेन है और एक ऐसे जो जिनमें मेम्ब्रेन ही नहीं होती। तो क्या पूछ रहा है, एकल जीवद्रव्य कला सिंगल मेम्ब्रेन युक्त कोशिकांग कौन से हैं वो आपको बताना है। तो देखो क्लोरोप्लास्ट है, उसमें डबल मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर डबल मेम्ब्रेन है, ये तो बच्चा क्या, लाइसोसोम। लाइसोसोम सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है। आगे देखो, समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रीय व केंद्रकीय विभाजनों की संख्या कितनी होती है। दो प्रकार के जो होते हैं डिवीजन, एक तो गुणसूत्रीय डिवीजन और एक क्या है आपके न्यूक्लियर डिवीजन। तो गुणसूत्रीय और न्यूक्लियर डिवीजन की संख्या कितनी है वो आपको बतानी है। तो दोनों की संख्या कितनी होती है, एक एक होती है, एक न्यूक्लियर डिवीजन होता है, एक क्या होता है, केंद्र की डिवीजन होता है, ठीक है, कोई खास बात नहीं है। 19% देखो, पादप कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्तन होता है। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पर होता है, ये आपको बताना है 19वें के अंदर। तो देखो गोल्जी काय में नहीं होता, लाइसोसोम में नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता, सबको पता है क्या आंसर हो जाएगा, राइबोसोम। आगे देखो 20वां प्रश्न, एक गुणसूत्र में सेंट्रोमियर की स्थिति उसके मध्य भाग में होती है, तो ऐसा गुणसूत्र क्या कहलाता है, ये बताया था मैंने इस प्रकार से, ये वाली स्थिति है बराबर बराबर है, ये वाला से ये सेंट्रोमियर है, बीच में है, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, बीच वाले का नाम क्या था, मेटासेंट्रिक, ठीक है। नहीं है एसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक एकदम पॉइंट पे, एक्रोसेंट्रिक का मतलब जो एकदम कम छोटी भुजा हो, एक बड़ी वाली हो, ठीक है। ये अपन ने कर लिया था पहले ही। तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कितने, 3 2 5 जो 7 क्वेश्चन आपके 2013 में आए हुए हैं, बहुत ही सरल प्रश्न है और आप इसको आसानी से कर सकते हो। 2015 की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा स्तर बढ़ता जाता है हर बार एग्जाम के अंदर। अब की बार क्या स्तर हो सकता है, देखो इसमें आपको 2 नंबर का प्रश्न मिल जाएगा। सबसे पहले तो कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो इसमें किसने बता रखा है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ही पता है आपको, 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। तो आंसर आ जाएगा क्या, 2 नंबर, ठीक है जी। अब आगे चलो, और कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं 2015 के अंदर, उनका अपन एनालिसिस करते हैं, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले किसने समझाया कि कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका से होती है, बताओ, देखें, सोचो, आप खुद को आंसर आ जाना चाहिए, मेरे हिसाब से पता ही है सबको, कौन सा आंसर आ जाएगा, 4, रुडोल्फ विर्चोव ने बताया था कि कोशिका की जो उत्पत्ति है पूर्ववर्ती कोशिका से होती है। एक बार इमेजिन करो, रॉबर्ट ब्राउन शब्द किसके लिए आया था, सोचो खुद के लिए, केंद्र के लिए, ठीक है। रॉबर्ट हुक कोशिका खोज करी थी, स्वान और स्लाइडेन और स्वान ने क्या दिया था, क्या दिया था, चलो आप खुद को याद होगा, चलो सिद्धांत दिया था। स्वान क्या था, जंतु वैज्ञानिक या पादप, स्वान से किससे अपने याद रखा था, स्वान है वो एक जंतु वैज्ञानिक था। चलो, निम्न में से कौन सा कोशिकांग किसी भी कला से अवतरित नहीं होता, ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसके ऊपर किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती, आराम से बता सकते हो, कौन सा, लाइसोसोम तो एकल मेम्ब्रेन है, प्लास्टिड है वो आपकी डबल मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एकल मेम्ब्रेन है, तो किस पर नहीं होती, राइबोसोम। दूसरा बताना, देखे कमेंट में बॉक्स डालना, कमेंट बॉक्स में जो है वो डालना आंसर कि ऐसा दूसरा कोशिकांग कौन सा है जिस पर सेल मेम्ब्रेन, या जो ऐसा दूसरा कोशिकांग कौन सा है जिस पर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती। आप दूसरे का आंसर देना, एक मैंने एक क्वेश्चन अलग से पूछा है, अभी यहाँ पर आ गया क्वेश्चन। आगे देखो 27वां प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से कौन सा एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है। इन चारों में से एक प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है, बाकी 3 है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हैं, ये आपको आंसर बताना है। देखो जीवाणु तो प्रोकैरियोटिक कोशिका है ही। कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, सीधा सीधा उत्तर नहीं आ रहा, तो आप क्या करें कि प्रश्न में से जो गलत है उसका डिलीट करना सीखें, गलत को छांटें, अपने आप सही उत्तर निकल जाएगा। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन सी है वो देख लो आप, जीवाणु प्रोकैरियोटिक कोशिका है, माइकोप्लाज्मा है ही, नोस्टोक है ही, तो बच गया क्या, क्लोरेला। क्लोरेला क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका नहीं है, यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल है। आगे देखो, मीजोसोम संबंधित नहीं है, मीजोसोम का संबंध किस बात से नहीं है, 4 में से 3 काम है जो मीजोसोम करता है, एक काम है जो मीजोसोम नहीं कर रहा, कौन सा आपको बताना। देखो मीजोसोम जो है वो आपके कोशिका भित्ति का निर्माण करता ही करता है, कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक है, बिल्कुल सही बात है। डीएनए प्रतिबोधन में सहायक है, ये बात भी सही है। श्वसन में सहायक है, ये बात भी सही है। ये काम नहीं करता, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यही कि इसका आंसर है प्रोटीन संश्लेषण में मीजोसोम का कोई रोल नहीं है। आगे देखो 29वां प्रश्न, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सर्वप्रथम किसने देखा था, आपको याद रखना है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रिक से याद करो ट्रिक को, रेत को किस में डालते थे, पोर्ट में, तो पोर्टर। ये याद बताओ फ्लेमिंग का संबंध किससे है,
माइटोकॉन्ड्रिया में आया था नाम। बेंडा भी कहाँ आया था? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लाउडे बताना। कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता? इन चारों में से प्लांट सेल के अंदर कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता? क्लोरोप्लास्ट होता ही है भाई, पादप वरना भोजन कैसे बनाएगा? हरित लवक तो होता ही है। चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो पाई जाएगी। गोल्जी एपिटेटस तो होता ही होता है। क्या नहीं होता? सेंट्रियोल नहीं होता। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रियोल। मजा आ रहा है? क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप कर सकते हो आसानी से अगर सेल बायोलॉजी आपने ढंग से पढ़ी है तो। 31वां प्रश्न देखो, कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन का स्थल है? ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो कि एरियल रेस्पिरेशन करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में रेस्पिरेशन करता है? ऐसे कोशिकांग का नाम आपको बताना ही है। कभी पढ़ाई था, सेकंड ग्रेड में आया था क्वेश्चन, जो आपके क्रेब साइकिल वगैरह काम होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। आगे देखो प्रश्न नंबर 33, एक न्यूक्लियोसाइड बना होता है। अब न्यूक्लियोटाइड नहीं पूछा अगले ने, न्यूक्लियोसाइड बना होता है, तो आपको न्यूक्लियोटाइड नहीं बताना, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड में मैंने बताया था आपको, ताज़ा ही क्लास में आया हुआ है डिस्कशन, कि किसका न्यूक्लियोसाइड है, वो किससे बना होता है? ए न्यूक्लियोसाइड किसका बना होता है? एक तो पेंटोस शुगर और एक नाइट्रोजन क्षारक से। तो पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन क्षारक मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ये करते हैं आपके न्यूक्लियोसाइड का। ठीक है। और न्यूक्लियोटाइड कौन सा हो जाएगा? जब इसमें आपके क्या जुड़ जाएगा? फॉस्फेट ग्रुप और जुड़ जाएगा। तो 2 आंसर आ जाएगा। कोशिका चक्र की किस अवस्था में माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक का गुणन होता है? देखो सबको पता है रेप्लिकेशन के अंदर आपके डीएनए का जो डबल होना है वो होता है एस फेज के अंदर, परंतु ये गड़बड़ कर जाते हैं, ये नहीं पता होता है इसका कहाँ होता है। तो कोशिका चक्र किस प्रावस्था में माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवल का गुणित होता है? तो यहाँ पर देखो वैसे देखा जाए तो G2 इसका आंसर होता है, पर आरपीएस ने इसको काट दिया था, है ना, पर इसको डिलीट कर दिया था पर्सन, तो अपन इसको नहीं देख रहे। बाकी याद रख लेना, दोबारा आ जाए पर डिलीट हो जाएगा, दोबारा आएगा तो भी। अर्धसूत्री विभाजन के किस चरण में जीन विनिमय होता है? ये क्वेश्चन आ गया। क्रॉसिंग ओवर किसके अंदर होता है? वो होता है आपके पैकेटिन के अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है। ये जो इतने क्वेश्चन आए हुए हैं, कितने हैं? लगभग 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11 पर्सन आए हुए हैं। आप इमेजिन करो 11 पर्सन आए हुए हैं सेल बायोलॉजी के, और आपने केवल मैंने 27 यूनिट के अंदर सेल बायोलॉजी कंप्लीट कर दी। 2 पर्सन के हिसाब से आप मान के चलो 22 नंबर ऐसे तैयार हो रहे हैं। और ये 2015 में इतने क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखो 2018 में भी इतने आ रहे हैं। क्या कायदा क्या बनता है? 1 यूनिट से 8 या 9 क्वेश्चन आने का मतलब बनता है, पर सेल बायोलॉजी के आराम से अगला पर्सन बना लेता है। तो सेल बायोलॉजी के क्वेश्चन आ जाते हैं करीबन 8 से 10। तो 8 से 10 प्रश्नों को आपको बड़ा मजा आ रहा है ऐसे करके तैयार करने में। साधारण सी यूनिटें हैं, पहले नोट से पढ़ लो, आपने जो बनाए हैं उनसे पढ़ लो, फिर उसके बाद वीडियोज़ को देख लो, दोबारा से देख लो एक बार जुट पड़े तो, कभी आवश्यकता महसूस हो तो, या फिर कभी वीडियो को चला दिया करो तो हो जाएगा काम। या फिर जो बुक्स आपकी 11th और 12th की हैं उनमें एक बार उसको ढंग से देख लो। ढंग से देखने इनके, ऐसा नहीं कैसे रफली देख लिया तो काम नहीं चलेगा। एक पेपर और है, आप बने रहिए, थोड़ा सा वीडियो और बनेगा। 2018 जो अभी ताज़ा भर्ती लगी थी, उस भर्ती के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है वो जो सेल बायोलॉजी से रिलेटेड हैं वो आए हुए हैं, उनको अपन डिस्कस करते हैं। क्या इसमें भी इतने पर्सन आए हुए हैं क्या? ये आप कर सकते हैं क्या? वीडियो को देख कर देखो। अमीबा में कूटपाद निर्माण का सोलजेल सिद्धांत किसने दिया था? है ना, सोलजेल थ्योरी जो दी थी वो ऐसे, अलग यहाँ से नहीं है पर कोई बात नहीं, ले लिया था अपन ने, है ना। ये यहाँ नहीं है इसका संबंध, पर कोई बात नहीं, ले लो। हाइमन यहाँ नहीं है इसका संबंध। आगे चलो, प्रश्न नंबर 122 पे चलते हैं। 122 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? वहाँ से आपके शुरू है सेल बायोलॉजी, और 122 नंबर प्रश्न ये आ गया जी। निम्न में से किस में कोशिका भित्ति नहीं होती? सेल वॉल किसके अंदर नहीं पाई जाती? आर्कीबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और नोस्टोक। तो आपको पता ही होना चाहिए, माइकोप्लाज्मा है उसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जाती। आगे देखो, ये भी एक तरीके से दोनों यूनिट टेक्सोनॉमी को इसको कवर कर रहा है, तो ये भी कोई खास बात नहीं है। रियल प्योर सेल बायोलॉजी के चलते हैं तो क्वेश्चन देखो, लाइसोसोम में पाए जाने वाले किण्वक हैं। लाइसोसोम में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? आपको पता है हाइड्रोलेजेज एंजाइम पाए जाते हैं। किसके अंदर? लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलेजेज एंजाइम पाए जाते हैं। आगे देखो 136, जीवाणु का एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डीएनए क्या कहलाता है? जो डीएनए के अलावा डीएनए होता है वो पाया जाता है जीवाणु, उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। अभी आया था नाम पहले भी। सभी कोशिकाओं का निर्माण कोशिका विभाजन द्वारा पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। किसने बताया था? ये कितनी बार क्वेश्चन आ गया, रुडोल्फ विर्चोव ने बताई, ये बात हो गया। आगे देखो, निम्न में से कौन सा पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है?
प्लांट सेल में क्या एब्सेंट होगा? सेल वॉल तो प्लांट सेल में पाई जाएगी, प्लास्टिड तो होगा ही होगा, केंद्रीय रिक्तिका तो होगी होगी, तो क्या एब्सेंट है? सेंट्रियोल केवल एनिमल में पाया जाता है। मैंने डिफरेंस लिखा रखा है कौन सी चीज़ कहाँ पाई जाती है। आगे देखो 38 के बाद में चलते हैं 39 पे। चिकनी अंतःप्रद्वीप जालिका किसके संश्लेषण में शामिल होती है? ये भी आ गया क्वेश्चन। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो किसका निर्माण करती है? देखो ये फर्स्ट ग्रेड में रिपीट हो गया प्रश्न। तो अभी आप इतने जब 55% जो मैं करा रहा हूँ इनमें से भी 2% मिल जाए तो आपको क्या है, आधे घंटे के अंदर 2% बिना ही मतलब के तैयार हो रहे हैं। आपने चाहे पहले वीडियो देखे नहीं देखे तो कम से कम इसको तो अप्रिशिएट करना, इस वीडियो को देखना, लाइक करना, और जितने अपने अधिक साथी हैं उनको जरूर भेजना। आप जो तैयारी भी कर रहे हैं कहीं भी आपको मौका मिले तो इसको शेयर जरूर करना। देखो चैनल को थोड़ा सा ग्रो करवाओ, आप चैनल को ग्रो कराओगे मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, यही अपना मोटिवेशन है। जितने ज़्यादा होंगे बच्चे उसके बाद में अपन टेस्ट सीरीज वगैरह लेके आएंगे, और टेस्ट सीरीज में अपन कुछ ऐसे मॉडल पेपर लेके आऊँगा मैं एग्जाम के समय। आप मान के चलिए, यकीन मान के चलिए 10 मॉडल पेपर लेके आने वाला हूँ, और वो उनमें पूरे अपने बायोलॉजी सिलेबस को कवर करेंगे। पूरे 120 प्रश्नों का अपन 10 मॉडल पेपर लेके आएंगे, और वो रीढ़ की हड्डी होंगे, सारे सिलेबस को अच्छी तरह से कवर करेंगे। उस वक्त का इंतजार करिए आप, तब तक अपन सिलेबस को कवर करेंगे। देखें ये हो गया, वहाँ पर लिपिड का फॉर्मेशन करता है चिकनी अंतःप्रद्वीप जालिका। एक कोशिका के विभाजन के बाद भी माइटोकॉन्ड्रिया की समान संख्या बनी रहती है, क्योंकि ये प्रश्न बढ़िया आया था इस बार, क्योंकि विखंडन द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का भी 2 भागों में विभाजन हो जाता है। 140 के अंदर जो आंसर आ जाएगा वो है 4 नंबर आंसर आ जाएगा। तो 140 का आंसर है, ये वाली बात हो गई 4 नंबर। आगे देखो 141, अंतस सेंट्रोमियर निम्न में से किस प्रकार के क्रोमोसोम में पाया जाता है? अंतस का मतलब क्या है? यहाँ पर दे रखा टर्मिनल सेंट्रोमियर। तो टर्मिनल सेंट्रोमियर किसके अंदर होगा? टर्मिनल सेंट्रोमियर होगा आपके किस में? टीलोसेंट्रिक के अंदर। निम्न में से कौन सा पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट कौन सा नहीं है इसके बारे में बताना आपको। तो फ्रक्टोज है, वो पॉलीमर एक से ही बन गया ना, बाकी तो सब एक दूसरे से जुड़ जुड़ के बनते हैं। तो पॉलीमराइजेशन इसमें नहीं पाया जाता, बहुलीकरण नहीं है। तो पॉलीमेरिक जो कार्बोहाइड्रेट वो नहीं है, कौन सा? फ्रक्टोज नहीं है। आगे देखो 144वां प्रश्न एक और देख लीजिए। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको असत्य कथन को छांटना है। 3 कथन सही हैं, 1 कथन गलत है, और वो गलत कथन है। प्रोफेज के अंत में कोशिका में गोल्जी काय व ER दिखाई नहीं देते, ये तो बात सही है, बिल्कुल नहीं दिखाई देते। सेंट्रोमियर की सतह पर स्थित तस्त्रीनुमा संरचनाएं काइनेटोकोर कहलाती हैं, बिल्कुल कहलाती हैं। मेटाफोज प्लेट तर्कु की मध्य रेखा और बनते हैं, ये बात भी सही है। तो फिर गलत क्या है? क्रोमोसोम का विदलन व क्रोमेटिड का पृथक्करण टीलोफेज में होता है, ये बात गलत है। ये प्रक्रिया है वो टीलोफेज में कंप्लीट नहीं होती। तो ये जो है स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। ये केस में हो जाता है आपके इससे पहले वाली अवस्था के अंदर एनाफेज में ही कंप्लीट हो जाता है। तो ऐसे करके देखो 2018 के अंदर 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 2, 11 प्रश्न आए हुए हैं 2018 में भी। तो 11 गुणा 2 देखा जाए तो देखो सीधे सीधे 22 नंबर पड़े हैं आपके, केवल और केवल कब? जब आपका 33 मिनट का वीडियो कंप्लीट होता है। 33 मिनट का वीडियो देखते हो तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके 22 क्वेश्चन इजीली सरल हो पाएंगे, इजीली इनको कर पाएंगे। देखिए जो सरल यूनिट है ना, उनको सरल इतना भी नहीं मानना है, उनको पढ़ना बढ़िया तरीके से है, लेकिन उनके लिए ज़्यादा समय इसलिए नहीं देना कि आपको हार्ड यूनिट है उनको भी पढ़ना है। तो इनको कवर कर लीजिए। देखिए कल का समय रहेगा, कल अपन इसी समय में क्या करेंगे, पेपर डाल देंगे, टेस्ट पेपर। उसमें आपके कितने नंबर आते हैं आपका खुद का एनालिसिस हो जाएगा, और फिर अपन उस यूनिट के जस्ट बाद में परसों से नई यूनिट शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।